हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मैंने कमेंट खोल दिया है और हमारे एक सहयोगी उस पर आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो और मैं भी रिप्लाई करता हूँ बीच बीच में। तो जो भी आप इशू हो उस पर बातचीत कर सकते हैं। जो लोग भी आज पहली क्लास कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा राष्ट्रपति का चैप्टर हम लगातार करते आए हैं पिछले वीक में और ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ये लास्ट क्लास है। चलिए कुछ चीजें जो बच गई हैं उसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने सारी शक्तियां ऑलमोस्ट देख ली थी, 2 शक्तियां और देखनी है, जिसमें एक है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि इसमें राष्ट्रपति का रोल क्या है, लेकिन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग 18 में है और पूरा भाग 18 आपात के प्रोविजंस के बारे में है। कौन सा भाग है ये? संविधान का भाग 18। तो इसको जब आगे आएंगे आपातकालीन प्रावधान पढ़ने के लिए, विशेष बहुमत को समझना जरूरी है। विशेष बहुमत जब समझ लेंगे, बहुमत की प्रक्रिया समझ लेंगे, वो बहुत लंबा है, 9 क्लॉज है उसमें 352 में, राष्ट्रीय आपात में। तो उसके अलावा 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद हैं, तो इसको हम एक अलग क्लास में करेंगे आगे, ठीक। लेकिन यहां समझिए कि 3 जो शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, उसमें एक है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति को कभी भी यह समाधान हो कि पूरे राज्य क्षेत्र में या फिर किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में ऐसी स्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ गई है, तो उस समय राज्य की जो शक्तियां हैं, जो कामकाज हैं, वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, राष्ट्रपति के पास हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, विस्तार में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद को अगर लगता है तो यूनिटरी नेचर हो जाता है, केंद्र की ताकत पूरी तरह से उस समय बढ़ जाती है, ठीक है। और ये पूरे देश में भी लग सकता है या देश के किसी हिस्से में भी लग सकता है। आधार इसमें जो होता है वो होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। यानी राष्ट्रीय आपात जो लगता है, नेशनल इमरजेंसी की जो स्थिति बनती है, उसमें राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पूरे राज्य क्षेत्र में यानी पूरे देश में या फिर देश के किसी स्पेसिफिक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। जो सशस्त्र विद्रोह है, ये पहले इसके लिए टर्म था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के ही आधार पर 1975 में इमरजेंसी भारत में इंप्लीमेंट हुआ था और राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आंतरिक अशांति के चलते हमने पहले भी पढ़ा है मीसा के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मीसा के तहत बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था और बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसकी जगह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह को लिख दिया गया। यानी 3 आधार आज की तारीख में है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। बात स्पष्ट है। दूसरा आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी राज्य में संविधान के उपबंधों के हिसाब से राज्य नहीं चल रहा है, ठीक है, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है 356, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ये भी है। इसका उपयोग 100 से ज्यादा बार हो चुका है। इसका उपयोग अभी तक सिर्फ 3 बार हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग कितने बार हुआ है देश में अभी तक? 3 बार। और
राष्ट्रपति शासन तो आपको पता ही है, लगातार लगते रहता है, इस पर काफी सारे विवाद भी हैं। जब हम आपातकालीन शक्तियों को पूरी तरह से पढ़ेंगे, यानी आपातकाल का जो प्रोविजन भाग 18 को पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एक है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। राष्ट्रपति को अगर लगे कि राज्य क्षेत्र में या किसी हिस्से में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न होने का खतरा भी है, ये राष्ट्रीय आपातकाल में भी है, कि या तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ऐसा समाधान हो कि अब जरूरत आ गई है आपातकाल लगाने की, या ऐसी संभावना भी हो, तो भी आपातकाल लग सकता है। वैसे ही वित्तीय आपातकाल में भी 360 में ये दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि अब वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत आ गई है या फिर ऐसी संभावना है, तो फिर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की स्थितियां बन जाती हैं और मंत्रिपरिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए, राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके बाद एक बचता है न्यायिक शक्तियों में क्या क्या है। इसमें भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का जो डिबेट है, इस पर एक पूरा डिबेट तब हम करेंगे जब न्यायपालिका पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। यह है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या तथ्य से रिलेटेड किसी प्रश्न पर सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के बाद सलाह देता है। यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। तो अभी आर्टिकल 143 के तहत आपको ध्यान पे रखना है कि उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। यह भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के ही अधीन आता है। ठीक है, और क्षमादान शक्ति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी जब दंड या दंडादेश दे दिया जाए तो फाइनली राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है। कई तरह की है, पार्डनिंग कहते हैं हम क्षमादान शक्ति, लेकिन उसमें 5 तरह की शक्तियां हैं जिसमें हमने पिछले क्लास में ही पूरा कवर किया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 143 देख लीजिए जरा सा क्या लिखा हुआ है। 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, क्या ध्यान रखना है यहां भी कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या फिर उत्पन्न होने की संभावना भी है, दोनों कंडीशन में, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है। ठीक है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय भेज सकेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 143 भी आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट है। क्षमादान शक्तियों में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो क्षमादान शक्तियों में 3 तरह की शक्तियां बताई गई हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के केस में भी एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट का कि इसमें क्षमादान शक्ति का वो प्रयोग करे। मृत्युदंड के सभी मामलों में यहां तक कि वो क्षमा कर सकता है, पूरी तरह से माफ कर सकता है। ध्यान क्या रखना है, मृत्युदंड के मामले में पूरी तरह माफ करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए जो केंद्रीय विधि के अनुसार दिया गया हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार हो और उसके अधीन कोई कानून बना है, उसके अंतर्गत जब दंड दिया जाएगा तो राष्ट्रपति की शक्ति वहां काम करती है, क्षमादान वाली। इसके साथ ही हमें राष्ट्रपति के बारे में एक और चीज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन मुक्तियों के बारे में। आर्टिकल 361 याद है आपको? जब मैंने आपको आर्टिकल 361 पूरी तरह से पढ़ाया था, तो यहां रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 361 क्या कहता है? पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन करने के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, उसके लिए उनको किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे काम होते हैं भारत सरकार के, ये संविधान में वर्णित है, हमने पढ़ा है। तो अब राष्ट्रपति ने अपने पद के कर्तव्य को निभाते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय लिया हो,
उसके नाम पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हों, उसके लिए किसी कोर्ट में प्रेसिडेंट को क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये उन्मुक्ति दिया हुआ है कहां पर? आर्टिकल 361 में। साथ ही पदावधि के दौरान आपको पता है कि किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अगेंस्ट दांडिक कार्यवाही, क्रिमिनल जो कार्यवाही है, उससे उन्मुक्ति दी गई है। यानी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अगेंस्ट न तो शुरू होगा और अगर चल भी रहा होगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा जब वो पद के अवधि के दौरान। ठीक है, तो 361 को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, राज प्रमुख यहां इनवैलिड है क्योंकि राज प्रमुख पहले ही हट चुके हैं। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए, जिसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी वो डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। अगर पहले से कोई क्रिमिनल मामला चल रहा हो और कोई प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बन जाए, हमने इस पर विस्तार से पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो उसमें बहुत आराम से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो दोनों ही स्थितियों में अगर नया कोई कार्यवाही शुरू करना है, प्रेसिडेंट के और राज्यपाल के पद पर रहते हुए पदावधि के दौरान कोई भी दांडिक कार्यवाही ना तो शुरू की जाएगी और अगर चल भी रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। सिविल मामलों में लेकिन क्या होता है? सिविल मामलों में नोटिस देकर क्या कर सकते हैं? कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। तो दांडिक कार्यवाही के बारे में बात है। 361 का 2 साफ साफ कहता है कि किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, शुरू नहीं की जाएगी। ठीक है, क्रिमिनल मामले शुरू नहीं किए जाएंगे या चालू नहीं रखे जाएंगे। फिर कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या फिर कारावास के लिए भी किसी भी न्यायालय से कोई ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, 361 का 2 क्या कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में दांडिक कार्यवाही ना तो शुरू की जाएगी और ना ही चालू रखा जाएगा। मतलब पहले से चल रहा होगा तो नहीं चलेगा और शुरू भी नहीं की जाएगी। स्पष्ट है। साथ ही 361(3) कहता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा कि गिरफ्तारी की जाए उनकी या फिर उनको कारावास में भेजा जाए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा। 4 कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात जो वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही हो जिसमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी, मतलब शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कार्यवाहियों की प्रकृति उनके लिए वाद हेतु ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने के पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास स्थान और उस अनुतोष का जिसका वह दावा करता है कथन करने वाली लिखित सूचना यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास का समय समाप्त नहीं हो गया है। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कोई भी सिविल कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि पूरी लिखित सूचना के साथ एक नोटिस उसको भेजा जाए और 2 माह का समय खत्म ना हो जाए। इसका मतलब 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने पहले लिखित नोटिस देना पड़ेगा, लिखित सूचना, और इस सूचना में पूरी बात करनी पड़ेगी। पक्षकार का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, निवास स्थान क्या है और जिस वजह से उस अनुतोष का जिक्र करना होगा जिसका वह दावा कर रहा है। ठीक है, तो 361 में जो उन्मुक्तियां दी गई हैं उसमें क्या ध्यान रखना है? ये सारी बातों को ध्यान रखना है। ठीक, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, 56 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है,
360 में वित्तीय आपातकाल, ये आपातकालीन शक्तियां होगी। न्यायिक शक्तियों में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर वो सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143। क्षमादान शक्ति, ये सब न्यायिक शक्तियां हो गई। और राष्ट्रपति के जो उन्मुक्तियां दी गई हैं वो आर्टिकल 361 में दी गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है, और ऐसा क्यों कहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। भाई, राष्ट्रपति रबड़ की मुहर कहने का मतलब क्या हुआ? रबड़ की मुहर कहने का मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। उसके नाम पर रूल हो रहा है, उसके नाम पर सारे कार्रवाइयां चल रही हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं भारत सरकार के, वो किसके नाम पर हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। आर्टिकल 74 याद कीजिए, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम ही करेगा, अपने विवेकाधीन शक्ति के तहत काम नहीं करेगा। उसके पास कोई एज सच विवेकाधीन शक्ति नहीं है जो संविधान में वर्णित हो। तो सवाल कई सारे उठते हैं कि भाई राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है, उसकी क्या क्या वजहें हो सकती हैं। एक तो हमारे सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय स्वरूप है। हमने ब्रिटेन वाली प्रैक्टिस को यहाँ अपनाया है। और ब्रिटेन में राजा क्या होता है? सेरेमोनियल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। वैसे ही यहाँ प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ, वो नॉमिनल हेड है। जो रियल हेड है वो कौन है? रियल हेड ऑफ स्टेट कौन है? वो प्रधानमंत्री है। तो संसदीय स्वरूप होने की वजह से राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, यानी केवल नाम मात्र का प्रधान है। पहला कारण तो यही है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है, उसको अपना दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रपति के नाम पर ही भारत सरकार के सभी प्रमुख निर्णय और कार्य होते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो रियल हेड नहीं है। रियल हेड ऑफ स्टेट की बात करें, अगर रियल प्रमुख की बात करें तो कौन है? प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है कि राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति है। ध्यान रखिए, राज्यपाल जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विवेकाधीन शक्ति के मामले में राज्यपाल को के बारे में जिक्र है। राज्यपाल के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक स्तर पर विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उस पर रूल नहीं करता। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स हुई, संविधान सभा की डिबेट में जब इस प्रश्न को रखा गया और बहुत सारे आलोचनाएं हुई राष्ट्रपति के इस जो नाम मात्र के प्रमुख वाले स्टेटस पर, बहुत सारे डिबेट्स हुए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि भाई राष्ट्रपति को हमने इस तरीके से सोचा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करेगा, लेकिन वो रूल नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का जिक्र नहीं है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है भाई, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यही भाषा है। तो जब संविधान में साफ साफ जिक्र है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो काम करेगा, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को सलाह के अनुसार कार्य करना है, अपने अनुसार कार्य नहीं करना है। आर्टिकल 74 अपने आप में बताता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 78 हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 78 में संघ के कार्यकलाप के संबंधी और विधान के संबंधी प्रस्थापनों के बारे में सूचना मांगने का प्रावधान राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 78 क्या था? प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में था, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में था। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जब सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सूचना दे, और वो किसी अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है। ठीक है। साथ ही जब ये लिखा हुआ है कि वो संघ के मतलब सरकार के कार्यकलाप संबंधी सूचना को मांग सकता है, जब ये लिखा हुआ है कि वैधानिक प्रस्थापनों जो प्रपोजल्स हैं, लेजिस्लेटिव जो प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में वो सूचना मांग सकता है, तो इसका एक मतलब क्या निकलता है? सूचना किससे मांगेगा? सूचना मांग रहा है मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से। इसका मतलब है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, निर्णय लेने वाला बॉडी है। ठीक है, 74 में हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे उसकी भूमिका सलाहकारी है, केवल वो सलाह केवल देता है। लेकिन 74 में एक बात स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो मंत्रिपरिषद उस सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास अपना पावर नहीं, वो उसकी सलाह पर आधारित है। और 78 कहता है कि सूचना जो मांगेगा राष्ट्रपति सरकार के कार्यकलाप के संबंधित या वैधानिक जो प्रपोजल्स हैं उनके संबंधित जो सूचना मांगेगा प्रेसिडेंट, वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो उसको दे। ठीक है, इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, मंत्रिपरिषद जो है वो निर्णय लेने वाली बॉडी है, न कि सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी है। फिर आर्टिकल 361 जो अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें राष्ट्रपति को उन्मुक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति अपने पदावधि के दौरान जो भी निर्णय लेता है, अपने पद के कर्तव्यों को निभाते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय लेता है, उसके लिए उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ही है कि राष्ट्रपति के जो भी निर्णय हैं उसकी पदावधि के दौरान, वो उसके अपने निर्णय नहीं है, वो किसके निर्णय है? मंत्रिपरिषद के निर्णय। हम सरकार पर सवाल कर सकते हैं, न्यायालय में सरकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, सरकार के कार्यों को लेकर न्यायालय प्रश्नगत उसको कर सकता है, प्रेसिडेंट को नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन लिया, जो भी उसके नाम पर काम किए गए हैं, वो दरअसल उसने खुद नहीं किए हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद ने किए हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह थी ऐसी। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो आर्टिकल 361 में उन्मुक्ति दी गई है, वो भी बताता है कि राष्ट्रपति इसके आधार पर भी आरोप लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति तो रबर की मुहर है, राष्ट्रपति का अपना काम ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, उसके अतिरिक्त काम नहीं करेगा। जिसमें एक इंपॉर्टेंट केस है 1955 का, रामजवाया केस 1955। रामजवाया केस में 1955 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा जब विघटित हो जाए उसके बाद भी जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता है तब तक तो मंत्रिपरिषद बनी रहती है। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा का विघटन भी हो जाए उस समय भी, क्योंकि मंत्रिपरिषद एग्जिस्ट करती है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए, इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना राष्ट्रपति की उस समय भी बाध्यता है। ठीक है, तो नई सरकार जब तक नहीं बन जाती है, नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक मंत्रिपरिषद एग्जिस्ट करता है, वो भंग नहीं होती। मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई प्रोविजन है नहीं, तो मंत्रिपरिषद की सलाह उस समय भी काम करता रहेगा। और यही चीज दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में 1974 में, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति सलाह पर ही काम करेगा। कई अपने निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह चुका है, और ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे 1971 का केस है कि यूएन राव, लेकिन सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई राष्ट्रपति रबर की मुहर है? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने सिर्फ ये देखा कि भाई राष्ट्रपति की रबर को अगर राष्ट्रपति को हम रबर की मुहर बोल रहे हैं तो फिर उसकी वजहें क्या क्या हैं? उसकी वजहों को हमने देखा कि एक एक करके कि क्या क्या प्रोविजन है संविधान में जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति रबर की मुहर है। आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति तो रबर की मुहर है भारत का, और अगर सवाल आ जाए तो हमें क्या करना है? इसको खारिज करना है। राष्ट्रपति रबर की मुहर नहीं है। कैसे खारिज करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो अब देखिए क्या क्या शक्तियां ऐसी हैं राष्ट्रपति के पास जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति रबर की मुहर नहीं है। इंटरप्रिटेशन का मामला है भाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट तो कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है राष्ट्रपति को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई सारी विवेकाधीन शक्तियां ऐसी हैं जो परिस्थिति जन्य हैं। ठीक है, वो परिस्थिति जन्य जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं, और उसके अलावा भी, परिस्थिति जन्य के अलावा भी संविधान में भी जो वर्णित है उसके इंटरप्रिटेशन से हम क्या निकल सकते हैं। तो परिस्थिति जन्य भी हो गया और निर्वचन के जरिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात कि मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन हुआ तो एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली।
अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि जिसको मेजोरिटी मिली, जिसको बहुमत मिला, जिसने आम चुनावों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसको, उसके नेता को बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। यही होता है। तो पहली बात यह है कि एक स्थिति ये सोचिए कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद मेजोरिटी की, किसी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, बहुमत मिल गया। जैसे 2014 बीजेपी को मेजोरिटी मिली, 2019 बीजेपी को बहुमत था। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उसी व्यक्ति को बुलाना है जिस पार्टी को बहुमत मिल गया। लेकिन 2014 के पहले की स्थिति क्या थी? क्या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता था? नहीं, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी, गठबंधन की सरकार बनती थी। यूपीए 1, यूपीए 2 जो आपने सुना है, वो क्या है? वो अलायंस है, गठबंधन है। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस के साथ कई सारी पार्टियां आई और फिर उनको मिलाकर एलिजिबल हुए कि ठीक है, अब हम बहुमत अपना साबित कर देंगे। तो बहुमत की सरकार अगर है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है किसको बुलाना है। प्रेसिडेंट ही बुलाता है, आमंत्रित करता है कि आइए भाई सरकार बनाइए और अपना फ्लोर टेस्ट दीजिए कि भाई कितना है आपके पास। मान लीजिए कि नहीं है, गठबंधन की सरकार है, जिसको हम हंग असेंबली बोलते हैं, त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में क्या होगा? त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रेसिडेंट को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि मैं किस पार्टी के नेता को, किस गठबंधन के नेता को बुलाऊं सरकार बनाने के लिए। तो यहां एक डिस्क्रिशन पावर है जो कि परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति है कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए किसको निमंत्रण दे, ये राष्ट्रपति खुद तय करता है। इसमें कोई मंत्रिपरिषद की सलाह तो नहीं होती, ठीक है। या फिर प्राइम मिनिस्टर की अचानक मृत्यु हो गई। प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होते के साथ क्या होगा? अचानक से जब प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई तो प्रेसिडेंट यहां डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है कि किसको बुलाना है। प्राइम मिनिस्टर के मरने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद स्वतः खत्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके बाद कहां एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अब सलाह देने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री अब किसको बनाना है, ये कि कौन निर्णय करेगा? यहां प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन काम करता है, ठीक है। इसी तरह लोकसभा में जब विश्वास खो दिया किसी सरकार ने, और लोकसभा में विश्वास खोने के बाद मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई अब लोकसभा को भंग कर दीजिए, फ्रेश इलेक्शन कराएंगे, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए तभी तक बाध्य है जब तक कि सरकार को बहुमत हासिल है लोकसभा में, ठीक है। क्योंकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा में जब तक बहुमत हासिल है, जब हम आएंगे अभी आगे पढ़ेंगे तो फिर ये सब चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, ठीक है। लोकसभा में जब विश्वास खो चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो लोकसभा में विश्वास खोने के बाद इसका मतलब अब वो बहुमत में नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अगर कहा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि लोकसभा को विघटित करके फ्रेश इलेक्शन कर दीजिए, तो यहां राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि लोकसभा को भंग करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो फ्रेश इलेक्शन कराने का समय आया है या नहीं आया है, ये राष्ट्रपति तय करेगा, या दूसरे किसी को निमंत्रण भेजें, अभी एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट देखें। ये निर्णय कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ये भी प्रेसिडेंट की परिस्थिति जन्य एक विवेकाधीन शक्ति है। मंत्रिपरिषद विश्वास अगर लोकसभा में खो दे तो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये दोनों ही निर्णय उसको लेने हैं ना, कि भाई विघटित करें या किसी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बुलाएं, किसी और दल के नेता को बुलाएं कि भाई फ्लोर टेस्ट दो। ये शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति को तय करना है। इसके अलावा सांसदों की निर्योग्यता का जब प्रश्न आता है कि कौन सांसद निर्योग्य हो गया आर्टिकल 103 के तहत, आगे पढ़ेंगे हम,
आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की निर्योग्यता के प्रश्न पर सलाह मंत्रिपरिषद नहीं देती। किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के परामर्श पर ऐसा करता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, जो कि परिस्थितिजन्य डिस्क्रिशन है। फिर आर्टिकल 74 के तहत आपको पता है कि मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति को सलाह भेजता है तो राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर दोबारा वही सलाह आ जाए तो फिर उस पर उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पुनर्विचार के लिए लौटाता है जब राष्ट्रपति, तो मंत्रिपरिषद से पूछ के लौटाता है या खुद से लौटाता है? ये तो खुद से लौटाता है। जैसे 1997 में प्रेसिडेंट ने यूपी में प्रेसिडेंट रूल के लिए सलाह आया था कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1997 में कौन थे प्रेसिडेंट? KR नारायण। उन्होंने इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। राष्ट्रपति शासन लगाने का की जो सलाह आई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश में, उस समय उन्होंने इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। और जब पुनर्विचार के लिए लौटाया तो इससे एक मैसेज जाता है। भाई राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दे सलाह को, तो इससे क्या मैसेज जाता है कि इस सलाह में जरूर न जरूर राष्ट्रपति की नजर में कोई ना कोई खोट है। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठता है, उस पर डिबेट होता है, मीडिया में खूब सारी बहसें होती हैं और इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो 1997 में जब प्रेसिडेंट ने लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया वापस कि राष्ट्रपति शासन लगाने में मुझे तो दिक्कत लग रही है, पुनर्विचार कीजिए इस पर, तो सरकार ने पुनर्विचार करके वापस भेजा ही नहीं सलाह। वो आइडिया यहीं ड्रॉप हो गया। 1998 में फिर से प्रेसिडेंट को सलाह दिया गया बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। प्रेसिडेंट ने फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और जब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से वापस दिया गया सलाह कि भाई यहां बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना है। और फिर फाइनली, क्योंकि संविधान कहता है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद अगर उस सलाह को वापस से दे दिया जाए तो क्या करना होता है? फिर राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी होती है। तब जाकर 99 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, तो ये पुनर्विचार के लिए लौटाना जो है, ये राष्ट्रपति के अपने विचार से, अपने विवेक से निर्णय लेना होता है कि किसको वो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। फिर आर्टिकल 78 में हमने अभी देखा कि आर्टिकल 78 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सूचना मांगता है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वो सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री सूचना दें। तो ये सूचना मांगने के लिए सरकार खुद से तो नहीं कहेगी कि भाई हमसे सूचना मांग लो। ये प्रोविजन किस तरफ संकेत करता है? ये प्रोविजन संकेत करता है कि यहां राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा कार्यकलाप के संबंधी, सरकार के कार्यकलाप के संबंधी, या फिर विधायन से संबंधी जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं उनसे संबंधित अगर कोई सलाह मांगता है तो वो खुद से मांगता है, न कि मंत्रिपरिषद कहेगी। भाई कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी ना कि भाई राष्ट्रपति से कि मुझसे सूचना मांगिए, ये वाली राष्ट्रपति खुद ही से मांगेगा। तो आर्टिकल 78 में जो सूचना मांगने की बात है वो दो चीजें साबित करता है। पहला कि सूचना मांगा जा रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर से, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो हमने देखा किसमें, कि इस बेस पर हम कहते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है वो राष्ट्रपति का नहीं है। लेकिन इसका एक और पक्ष है ना, इसका एक और पक्ष है कि सूचना वो किसकी सलाह पर मांग रहा है? किसी की सलाह पर नहीं मांग रहा है, सूचना तो वो खुद से मांग रहा है। तो इसका मतलब यहां डिस्क्रिशन काम करता है प्रेसिडेंट का। ठीक, फिर वीटो पावर का इस्तेमाल, वीटो हमने ठीक से पढ़ा था
और एक जो प्रावधान है संविधान में कि संसद को राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, तो संसद को संदेश भेजना भी राष्ट्रपति का अपना डिस्क्रिप्शन है। इन सारे आधारों को अगर हम देखें तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए कि राष्ट्रपति रबर की मुहर है, ये बहस क्यों हम कह रहे हैं, इसके कुछ रीजंस आपको पता होने चाहिए, और राष्ट्रपति रबर की मुहर नहीं है, इसके पक्ष में आपके पास कुछ तर्क होना चाहिए जो आप अपने आंसर में लिख सके। तो बहस इसलिए है क्योंकि हमारे सरकार का स्वरूप संसदीय है। हमारा जो संसदीय स्वरूप में क्या होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, वास्तविक प्रधान नहीं होता है। दूसरा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, खुद से डिसीजंस नहीं लेता। राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार के सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास संविधान में कहीं भी विवेकाधीन शक्ति का जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति, अंबेडकर ने भी कहा था संविधान सभा की डिबेट में कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, न कि रूल करता है, ठीक है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद की, और लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि लगाकर काम नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके हिसाब से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णयों में कहा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना राष्ट्रपति की बाध्यता है, ठीक है। अनुच्छेद 78 में क्या कह रहा है, संघ के कार्यकलाप संबंधी और विधान संबंधी जो भी प्रपोजल्स हैं, प्रस्तावनाएं हैं, उनके बारे में सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सूचित करे। तो सूचना किससे मांगी जा रही है, सूचना उससे मांगी जाती है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इससे भी साबित होता है कि मंत्रिपरिषद यहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, केवल सलाहकारी भूमिका में नहीं है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को उन मुक्तियां जो दी गई हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान जो भी पदावधि के दौरान उसके कार्य हैं, जो भी निर्णय हैं, उसके लिए किसी भी न्यायालय में पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी वो निर्णय लेता है उसके लिए किसी न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कार्य नहीं है, उसके नाम पर किए जा रहे कार्य हैं, लेकिन दरअसल वो कार्य किसके हैं, सरकार के हैं। तो इससे भी ये मिलता है कि भाई राष्ट्रपति का यहाँ कुछ भी नहीं है, रबर की मुहर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह ही दिया है, रामजवाया केस में भी, शमशेर केस में भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्रेसिडेंट हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट रबर की मुहर है, ये आलोचक क्यों कहते हैं। और इसको डिबंक करने के लिए, इसको खारिज करने के लिए हमारे पास क्या तर्क है कि भाई परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति और निर्वाचन से रिलेटेड विवेकाधीन शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट करता है समय समय पर। वो कौन कौन से हैं? पहला कि हंग असेंबली के कंडीशन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, उस कंडीशन में, त्रिशंकु लोकसभा की कंडीशन में प्रेसिडेंट तय करेगा कि किसको निमंत्रित किया जाए सरकार बनाने के लिए। दूसरा, लोकसभा में जब विश्वास खो दे सरकार, उसके बाद सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद के बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जैसे ही विश्वास खो दिया, ध्यान रखिए, लोकसभा में जब तक विश्वास है मंत्रिपरिषद के पास तब तक वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन लोकसभा में विश्वास खो देने के बाद अगर प्रधानमंत्री कहे कि भाई नया फ्रेश इलेक्शन करा लीजिए, इसको डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट, वहां अपने विवेक से वो निर्णय ले सकता है। इसी तरीके से मंत्रिपरिषद अगर विश्वास लोकसभा में खो दे तो वो लोकसभा को विघटित करने का निर्णय खुद से ले सकता है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह काम नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु अगर हो गई अचानक से तो भी वो निर्णय लेगा कि किसको प्रधानमंत्री नेक्स्ट बनाया जाए, किसकी सरकार बने, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है, भंग हो जाती है। आर्टिकल 103 में सांसदों की निर्योग्यता पर निर्णय करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को वो बाध्य नहीं, मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देता। आर्टिकल 74 के तहत सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये भी उसके अपने विवेक की शक्ति है। पुनर्विचार के लिए वो, मैंने उदाहरण दिया 97 और 98 का, जब प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था, ठीक है।
इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा कोई मामला साल 2000 के बाद भी आया है जिसमें प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है। वीटो आर्टिकल 78 जिसमें लिखा है कि भाई मंत्रिपरिषद से वो सूचना मांगता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है सूचना देना, ये सूचना भी वो खुद से ही मांगता है। वीटो पावर का इस्तेमाल करने में, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने में राष्ट्रपति क्या करता है, खुद से निर्णय लेता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो तो बहुत सीमित मात्रा में है और एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद ही देती है। लेकिन पॉकेट वीटो या निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए लौटाना या पॉकेट में रख लेना, इन वीटोज का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट खुद से निर्णय लेता है और संसद को संदेश भेज सकना यह भी प्रेसिडेंट का अपना निर्णय होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि राष्ट्रपति रबर की मुहर नहीं है। इनमें से जैसे हमने 7 पॉइंट लिखा है तो इसमें से 5 अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन करते हैं तो फिर आपका उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जल्दी से कि सारी बातें समझ में आ गई। आज प्रेसिडेंट की लास्ट क्लास थी तो प्रेसिडेंट साहब की क्लास खत्म हो गई। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।